प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। अगेन आई वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम कर चुके हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, हमने आपको बायोट सावर्ट लॉ बताया था। बायोट सावर्ट लॉ में हमने आपको एप्लीकेशंस बता दी उसकी, बायोट सावर्ट लॉ की, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको सोलिनॉइड के बारे में। ठीक है, तो सोलिनॉइड के बारे में हमारी चर्चा स्टार्ट हो रही थी, हमने कंप्लीट कर लिया था डिस्कशन सोलिनॉइड। ठीक है, हो गया था हमारा स्ट्रेट स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड था कैलकुलेट करना, वो भी हो गया था। ठीक है जी, वो भी हो गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आगे हम चर्चा करें उससे पहले हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, वो कर लेते हैं स्टार्ट और फिर उसकी एप्लीकेशंस हम करेंगे और फिर फर्दर हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास टॉपिक आएगा फिर फोर्सेस ऑन करंट, फोर्सेस ऑन मूविंग चार्जेस। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। कि कोई चार्ज जब मूव करता है, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड if you put any moving charges in that field, that feels the force, that is called magnetic force. So there are two aspects in this chapter. First of all, we are discussing about how to calculate magnetic field at any point. Second, we will calculate that the forces, magnetic forces on moving charges. दो अपने पास टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है मूविंग चार्जेज के कारण, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें मिलता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करें। साथ ही साथ हम उसके बाद में चर्चा करेंगे कि जो मूविंग चार्जेज हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मूविंग चार्जेज है जब उनको रखा जाए मूविंग चार्जेस को, तो उनके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। आगे आएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो आगे आएगा। तो अब जो पहला पोर्शन हम चर्चा कर रहे हैं वो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के दो नियम है। पहला जो नियम था वो हमने चर्चा कर लिया, बायोट सावर्ट लॉ। सेकंड जो नियम है, दिस इज ऑल द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, वो हम चर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें हम। ठीक है, उससे पहले हम चर्चा करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे। इसके स्टिकर यार हटाए नहीं इसको, है ना। चलिए हम चर्चा करते हैं। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड लूंगा आपके। ठीक है, जितना हुआ ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं आगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो अपने पास, ये अपने पास आज का टॉपिक होगा, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। यदि हम इसकी चर्चा करें एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो ये क्या कहता है। एम्पियर सर्किटल लॉ, पहली बात तो हम जो ये जो लॉ है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए हम काम में लेते हैं। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता करना हो, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन जो भी, तो वो पता करना हो तो हम दो लॉ हम काम में लेते हैं। फर्स्ट लॉ दैट वाज द बायोट सावर्ट लॉ, सेकंड इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वास्तव में ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। जिस प्रकार से हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ की और उसके बाद में हमने चर्चा की थी गॉस लॉ की। तो इट इज द सिमिलर लाइक गॉस लॉ। तो गॉस का नियम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इजी कर देता है, ये कैलकुलेशन को बहुत इजी करता है। और एम्पियर साहब ने इसको डिस्कशन में लिया था। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किया था।
तो ये जो नियम है बहुत इजी कर देता है, आपको कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे बायोट सावर्ट लॉ, यदि हम सिमेट्रिक सिस्टम्स की बात करें तो इनके लिए बहुत यूजफुल है एम्पियर सर्किट लॉ। सिमेट्रिक सिस्टम कैसे, जैसे मान लीजिए आपने एक रिंग ले ली, ठीक है, या मैं बात करूं कि आपने कोई सॉलिड स्फीयर ले लिया या स्फीयर ले लिया या कोई स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है, सममित ज्योमेट्रिकल रूप से सिमेट्रिक सिस्टम उनके लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है, इसलिए ये काम आता है, ठीक है जी। और हम चर्चा करें इसकी, तो एम्पियर सर्किट लॉ और क्या बताता है, ये रिलेशनशिप देता है, देखो अभी बताएंगे, उसको उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ की एक और बात बताऊं, तो जैसा कि हमने बताया इट इज सिमिलर लाइक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो एम्पियर सर्किट लॉ उसके अपने पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किट लॉ आता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ आता है, वैसे ही अपने पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये अपने पास एम्पियर सर्किट लॉ आता है, ठीक है। फिर ये बताता है लाइन इंटीग्रल को, ठीक है, कैसे चर्चा करते हैं वो भी हम चर्चा करें। देखो पहली बात हम चर्चा करें कि थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये क्या काम आता है, फिर हम उसके आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हम बात करें कि ये जो है इट इज सिमिलर, ठीक है, दिस लॉ इज सिमिलर टू Gauss law in electrostatics, ठीक है। तो हम ये बात करें ये सिमिलर उसके। दूसरी बात इन मैग्नेटोस्टैटिक्स दिस सिंप्लीफाई, ठीक है, ये हम बात करें कि ये इजी कर देता प्रॉब्लम्स को, ठीक है, by using this law in magnetostatics the problem to solve magnetic field at any point becomes easy, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें सिमेट्रिक सिस्टम के लिए, ये अपने पास कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको हम नहीं लिख रहे। फिर हम बात करें कि एम्पियर सर्किट लॉ की हम चर्चा करें तो क्या बताता है, ये देता है रिलेशनशिप। किसकी रिलेशनशिप भाई, इट गिव्स द रिलेशनशिप, it gives the relationship of line integral of magnetic field and the currents by which that field is produced। अब देखो, अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं, सीधी बात। एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, मान लो कि अपने पास कोई करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि बहुत सारी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये अपने पास कोई करंट है, एक वायर ये है अपने पास, इसमें मान लीजिए करंट I1 ऐसे फ्लो हो रही है, ऊपर I2 ऐसे फ्लो हो रही है। एक वायर में मान लेता हूं कि यहाँ पर जो करंट है वो नीचे जा रही है I3, ये अपने पास I4 है, ठीक है, ये अपने पास I5 है, ये अपने पास I6 है, ठीक है। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है जिनमें करंट I1 I2 I3 I4 I5 I6 फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हमें पूछ लिया जाए कि किसी पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लो कि हमें पूछ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
यदि मैं बोलूं कि करंट जो है ये ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, इसको मैं यदि इसका टॉप व्यू देखूं, यदि मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो किस प्रकार से दिखेगा कि करंट जो है वो बाहर की ओर आ रही है। यहाँ पर ये जो I1 है ये बाहर की ओर आ रही है, I2 भी अपने पास क्या है, बाहर की ओर आ रही है, यानी ये I2 हो गया। I3 अंदर की तरफ जा रही है, तो हमने बोल दिया ये I3 अंदर की तरफ जा रही है। I4 भी अंदर की तरफ जा रही है, यानी ये I4 हो गया, ठीक है। और I5 बाहर की तरफ जा रही है, ये मैं मान लेता हूं कि I5 है, और ये मैं मान लेता हूं I6 है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें कैलकुलेट करना पॉइंट P, ठीक। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये बोलता है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उस पॉइंट को शामिल करते हुए कोई एक सर्कुलर लूप, ठीक है, जिसको एम्पियरन लूप बोलते हैं, उसको आप बनाओ, ठीक है जी। तो हम बोले कि ठीक है सर्किटल ये बना रहे हैं, हम एम्पियर्स लूप बना रहे हैं। तो यहां से मान लीजिए कोई लूप हमने कंसिडर किया, ये हमने लूप लिया, ठीक है, ये हमने बोला कि ये लूप है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें कौन सी करंट है, I1 I2 I3 I4, ठीक है। तो हमने बोला कि ये इस प्रकार से I1 I2 I3 I4 है, कोई लूप हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आप एक वैल्यू कैलकुलेट करो, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर कर लेते हैं, मान लीजिए आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्लोज जो ये लूप है, ठीक है, ये जो बबल है, ये क्या साइन कर रहे हैं यहाँ पर, ये बता रहा है कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का और लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, ये इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, क्योंकि ये लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। ये जो लूप है, ठीक है, ये जो लूप है अपने पास ये सर्कुलर है, ये कोई अपने पास सरफेस नहीं है। जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस का नियम पढ़ाया था, गाउस के नियम में हमने इमेजिनरी गाउसियन सरफेस ली थी, वो 2 डायमेंशन थी, ये अपने पास 1 डायमेंशन है। ये एक क्या है, एक लूप है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, एक तरह से एक पाथ है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो इस पाथ के अकॉर्डिंग, इस पूरे पाथ में मान लेते हैं हम जो चल रहे हैं बी वेक्टर डॉट डीएल, छोटा सा एलिमेंट लो डीएल वेक्टर, तो हमने बोला कि भाई ठीक है डीएल वेक्टर ले रहे हो तो यहां से आप डीएल वेक्टर ले लो, ठीक है। तो ये आपने डीएल वेक्टर लिया, ठीक है, डीएल वेक्टर इस तरफ ले लिया, और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिर यहां पर बोल देते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से, और इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल, बी डीएल कोस थीटा। तो जब आप इस लूप के चारों ओर जब आप कंसिडर करोगे बी वेक्टर डॉट डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल, बी वेक्टर डॉट डीएल, इस पूरे लूप के में जब कंसिडर करोगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे, तो जो वैल्यू आएगी, लो ये कहता है म्यू नॉट टाइम्स आई आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आई है ये, ठीक है, ये इन साइड वाली है, ठीक है, तो इन लिख देते हैं यहाँ पर, इन साइड। ये कहता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल सी बात ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे बी वेक्टर डॉट डीएल, मींस द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, line integration of magnetic field around a closed path is equals to the mu naught times the total current that is present inside the that closed loop। अब सुनो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाली करंट भी कर रही है, ये वाली, ये सारी करंट प्रोड्यूस कर रही है, साथ ही साथ इन करंट का भी मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट है। यानी ये जो बी वेक्टर है ये क्या है, बी नेट है, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, I1 I2 I3 I4 I4 इनके कारण है, ठीक है। बट एक और याद रखना, यहां पर जो करंट है इन साइड में, ये करंट टोटल करंट है, बट ये जो करंट है इस सर्किट, इस लूप में, सॉरी सर्किट नहीं, इस लूप में जितनी करंट प्रेजेंट है उनका सम है ये। अब सम कैसे करें,
I1 प्लस I2 प्लस I3 करें या I1 प्लस I2 माइनस I3, देखो डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। यहां पर देखो हमने बोला कि आप जो है डायरेक्शन ये ली हमने, इस तरफ चल रहे हैं, तो अब आई इन है वो कैसे लिखें, आई इन जो है वो कैसे लिखें, ये इंपॉर्टेंट बात है। आई इन कैसे लिखें, तो टोटल करंट है क्या, मैं सबको जोड़ दूं अलजेब्रिक, या डायरेक्शन कंसीडर करना है? जी बिल्कुल डायरेक्शन कंसीडर करना है। एज यू नो व्हेन वी फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, देयर कैन बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम बात करें कोई वायर है, इसमें यदि इस प्रकार से करंट देखें तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आएगा, लेकिन यदि इस करंट को यदि मैं डाउनवर्ड करूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो अपवर्ड आएगा। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग हो गई। इसलिए हम जो करंट लेंगे वो देखो अब सुनो, ये जो करंट जो फ्लो हो रही है ये तो आप ऊपर की तरफ आ रही है, इस प्रकार से आपकी तरफ है, इसका टॉप व्यू देख रहे हैं इसको, तो करंट जो है ऊपर की ओर आ रही है, ये अंदर जा रही है प्लेन की। ठीक है, तो जब आपने डायरेक्शन की कैसे करें कि भाई आप पहली बात तो आप डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो। यदि एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान लो, यदि मैं बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव मान लेता हूं, यानी डॉट को पॉजिटिव मान लूं, तो और डॉट को मैंने पॉजिटिव माना मतलब I1 प्लस I2 आएगा, तो अंदर जाने वाली करंट को मैं क्या मान सकता हूं, नेगेटिव, यानी माइनस I3 और माइनस I4। ये भी सही बात है, बट आपको कन्विंस, ठीक है, इजी कब रहेगा, कन्वीनियंट फॉर्म कब रहेगी, जब आप एक काम करो, जब हमने ये जो लूप कंसिडर किया तो उसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रोटेट करवाओ, तो थंब जो है वो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन को दे देगा। तो जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो लूप है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज फैशन में यदि मैंने अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाया तो थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो करंट आप पॉजिटिव ले लो जो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ अपने पास कौन से ये हैं, I1 और I2, तो ये तो आ जाएंगी पॉजिटिव और ये बाकी आ जाएंगी नेगेटिव। इनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है आई इन साइड आती है लूप के अंदर वाली करंट। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, क्या हम इसको पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्या, I3 प्लस I4 माइनस I1 माइनस I2, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं जब आपने I3 I4 को कंसिडर पॉजिटिव किया तो आपने लूप इस तरफ ले लिया, क्लॉकवाइज सेंस में ले लिया। जब क्लॉकवाइज सेंस में लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अब की वाले एंगल कितना हो जाएगा, 90 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो डीएल वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल हो जाएगा, सीधी सी बात है, और नेगेटिव आ जाएगा, कोस जो है थीटा 90 के ऊपर अबोव में जाएगा, जब नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस साइन इसको बैलेंस कर देगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई सा भी आप ले सकते हो फैशन, कि यदि आप ये ऊपर वाली फॉर्मेट ले रहे हो तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर करना, दूसरी जो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव कंसिडर हो जाएगी। तो ये कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, मींस द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around a closed path is equal to the mu naught times the total current present in that loop, in that closed path, सिंपल। तो ये अपने पास हम लिख लेते हैं इस बात को, इसको भी आप बना लेना, ये भी सही है। ठीक है, हम इसके लैंग्वेज बना लेते हैं, देखो चलिए हम लिख लेते हैं, क्या लिखें, इसको नीचे लिखना, पहले क्या लिखेंगे, this law states that the line integral the line integral the line integral of magnetic field the line integral of magnetic field around a closed path around a closed path around a closed path is equals to, ठीक है, is equal to the mu naught times
the total current mu naught times the total current present in that loop, present in that loop या path बोल दो, that closed path, ठीक है। डायरेक्शन टोटल करंट है, डायरेक्शन कौन सी होगी, आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, जो उसकी रिवर्स डायरेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सीधी बात। तो हमने इसको आगे आने वाली जो करंट्स हैं, ठीक है, सामने जो प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड जो है, ठीक है, बाहर की तरफ है, वो क्या, उसको हमने इस तरफ माना पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यदि आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो आप जो है जो एरो है उसको रिवर्स कर दो, क्लॉकवाइज कर दो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना कि आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादा इजी क्या रहेगा, ज्यादा सही क्या रहेगा, जिस डायरेक्शन में आपने एरो लिया, जिस डायरेक्शन में आप इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हो, उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को रोटेट करो। थंब जिस डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है वो डायरेक्शन जो है पॉजिटिव करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, देखो यहां पर लिख लेता हूं, क्या लिखूं डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बाकी डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि आप कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है, बस साइन आएगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना काफी है इसके लिए। तो ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन हो जाएगा टोटल करंट इन दैट क्लोज्ड पाथ। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सभी करंट्स के कारण है, और ये जो आई इन है ये वो करंट्स हैं जो इस क्लोज पाथ में, ये ध्यान रखने की बात है। और इनका आई इन जो वो अलजेब्रिक सम हो जाएगा, ठीक है, बाय टेकिंग दी डायरेक्शन। तो ये अपने पास हुआ, दिस इज दी एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम आगे चढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। तो यहां तक अपने पास हुआ, क्या हुआ, यहां तक अपने पास हुआ कि एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम आगे चर्चा करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं। तो जब मैं एप्लीकेशंस की चर्चा करूंगा तो ध्यान देना जरा, यदि मैं एप्लीकेशन की चर्चा करूं तो पहली बात, इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ भी आता है, वो एप्लीकेशंस में कवर हो जाएगा। देखो यदि हम बात करें कि पहली बात, फर्स्ट हम चर्चा करें कि अपने पास एप्लीकेशंस में, तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। देखो यहां पर मान लो कि अपने पास एक वायर दे रखे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, कंसिडर स्ट्रेट वायर अपने पास, ठीक है। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये है कि आप जो जिस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो जो है वायर की लेंथ के, ठीक है, रेस्पेक्ट में क्या है, उसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि बहुत ही कम डिस्टेंस के ऊपर रखा है। मान लो ये पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिस्टेंस डी है, यहां से हम ले रहे हैं डिस्टेंस डी, इस लेंथ के, इस वायर की लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वायर है इस पॉइंट पी के लिए क्या हुआ है, एज ए इनफाइनाइट ट्रीट करेगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन की बाय द हेल्पिंग ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ, सिंपल सी बात बोलता है कि आप क्या करो, एक सर्किट, एक वायर, एक लूप लो, एक लूप लो आप, ठीक है, और डायरेक्शन आप कंसिडर कर लो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन मिल रही है वो करंट की डायरेक्शन में, यदि हम रोटेट करवाएं अपनी फिंगर्स को अलोंग दी डायरेक्शन विच वी हैव कंसिडर्ड, तो जो थंब जो है वो देगा पॉजिटिव करंट को, और करंट की डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये इस प्रकार से, यदि इसका फ्रंट व्यू देखें, यदि टॉप व्यू देखें,
यदि इसका टॉप व्यू देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये तो अपने पास क्या है, अपने पास लूप है, एम्पियरल लूप, और यहां पर ये जो है वो करंट है, ये अपने पास क्या है, करंट है आई, और हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये करंट बाहर की तरफ है। और देखो यदि हम डायरेक्शन की चर्चा करें कि जो लूप की जो हमने डायरेक्शन मानी है बी वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो यदि मैं बात करूं डीएल वेक्टर की, इस प्रकार से है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की यदि डायरेक्शन की चर्चा करूं इस करंट के कारण, वो भी इसी तरफ आएगी अलोंग, यानी बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। मतलब मैं बोलूं कि बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है डीएल वेक्टर की, यानी थीटा जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कैसे, देखो चेक करो। ठीक है, मैं बात करूं यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्या है एम्पियर्स लॉ, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स डी आई इनसाइड। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ऐसे चर्चा कर लो चाहे ऐसे चर्चा कर लो। यदि मैं बात करूं बी वेक्टर डॉट डी एल की, तो बी डी एल कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, वी हैव कंसिडर्ड डी एल वेक्टर हियर। तो डी एल वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो समझ में आ गया ना कि हमने ये जो लूप लिया उसकी डायरेक्शन कैसे कंसिडर की। वैसे आप कैसे भी कर सकते हो, यदि आप इस लूप की डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज लोगे तो को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर की कोस पाई आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मोड लगा देंगे। ठीक है, तो यहां तक हुआ। अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो, तो cos 0 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी cos 0 किसकी वैल्यू हो जाएगी 1 म्यू नोट। इन साइड में कितनी करंट है, इस लूप में यदि करंट बात बताऊं मैं आपको, तो करंट कितनी है, आई है, ओनली आई है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अपने पास बी डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट इंटू आई। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये लाइन इंटीग्रेशन है, और लाइन इंटीग्रेशन अपने पास इस पथ के ऊपर हो रहा है, इस क्लोज पथ के ऊपर हो रहा है। ठीक है, यहां पर इस प्रकार इसके हर एक पॉइंट के ऊपर यदि मैं बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन के कंप्लीट पाथ के ऊपर कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाय दी बायोट सावर्ट लॉ। यही तो कहता है बायोट सावर्ट लॉ, कहता है कि नहीं कहता। अब डिस्टेंस ही सेम है भाई, डिस्टेंस ही क्या है, डिस्टेंस ही सेम है, डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर आ जाएगा, डीएल डीएल हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू वाई हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं क्लोज पाथ के लिए, जब लाइन इंटीग्रेशन करो तो डीएल डीएल एल हो जाएगा, मतलब इसकी सर्कमफेरेंस वो कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस हम बोल देते हैं कि ये डी है, बोल क्या रहे हैं, डी पर ही निकालना है। तो बी इंटू 2 पाई डी म्यू नॉट इंटू वाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन हम चर्चा कर ही चुके हैं, इसमें इनसाइड होगी, ठीक है, अंदर की तरफ होगी, तो इस प्रकार से, और यहाँ पर कितने बाहर की तरफ आएगा, तो ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा। अब यदि इसका प्रूफ देखें, क्या ये यूजिंग एम्पियर्स लॉ है, बिल्कुल, बट यूजिंग यदि मैं बात करूं बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ को मैं यूज करूं तो हमने चर्चा कर चुके हैं, जो कि स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पर कितना था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इनफाइनाइट के लिए फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाता था, 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता था, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। इसका मतलब ये क्या है, मैचिंग है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, इसी को हम प्रूफ भी बोल देते हैं, इसको हम एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये प्रूफ भी हो गया एम्पियर्स लॉ का, और अपने पास क्या हो गया, इसकी एप्लीकेशंस भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेट वायर के कारण अपने पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया बाहर। ठीक है, अब देखो ये जो वायर है, ठीक है,
हमने इस वायर को ज्यादा मोटा नहीं लिया है, ठीक है, हमने एक तरह से एक लाइन की तरह ट्रीट किया, इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा नहीं ली हमने। लेकिन यदि इसी के हम थोड़ी मोटाई ले लें, इसी वायर की थोड़ी सी मोटाई ले लें, मतलब कैसे, मतलब थोड़ा सा उसी इस प्रकार से ले लें सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके बाहर भी चेक करेंगे, इसके सरफेस पर भी चेक करेंगे और इसके अंदर भी करेंगे। तो बाहर तो देखो ये एज ए वायर की तरह ट्रीट करेगा, वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन अपने पास यही है, देखो, ठीक है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे चर्चा करते हैं, देखिए, सिलेंडर के कारण। देखो सिलेंडर के कारण क्या होगा। दूसरी हम चर्चा करें मैग्नेटिक फील्ड। हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण देखो क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम चर्चा करते हैं। सिलेंडर करंट कैरिंग सिलेंडर है, यह भी ध्यान रखना। और करंट जो वो सरफेस के ऊपर फ्लो, होलो सिलेंडर ले लेते हैं ना यार, ठीक है, होलो सिलेंडर ले लेते हैं, ड्यू टू ए होलो सिलेंडर, होलो करंट कैरिंग सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक है, ये हम चर्चा करते हैं, देखो अपने पास। अब इसकी बात करें तो देखो होलो सिलेंडर ले लेते हैं। तो हमने बोला कि ये होलो सिलेंडर है, ये क्या है, होलो सिलेंडर है, और इनफाइनाइट ले रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इनफाइनाइट का मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो है, इसकी जो लेंथ है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस के क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम बोल रहे हैं कि हमें कैलकुलेट करना है डी डिस्टेंस के ऊपर बाहर। पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, केस नंबर 1 ले लेते हैं, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। अच्छा, अब करंट फ्लो करवाओ। करंट हम मान रहे हैं कि, अच्छा, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर तो अंदर तो मटेरियल भरा नहीं है, अंदर मटेरियल नहीं भरा तो करंट जो करंट मतलब करंट का क्या मतलब, करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हमने बोल रहे हैं कि सरफेस के ऊपर करंट फ्लो होगी, इस प्रकार से ऐसे फ्लो हो रही है सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है सरफेस के ऊपर। यदि हम इसका टॉप व्यू देखें, यदि हम इस पॉइंट पी के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, यदि इसका टॉप व्यू देखें, यानी ऊपर से यदि आप कोई देखोगे, कोई इंसान देखेगा, तो कैसे लगेगा कि इस ये सरफेस से बाहर आ रही है करंट, ठीक है। तो ये इसका टॉप व्यू देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आएगा सिलेंडर का कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और करंट जो बाहर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आ रही है, तो हम बोलेंगे कि करंट जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, देखो ये ऐसे, ये करंट जो है वो करंट आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से सरफेस के ऊपर, इस प्रकार से हम देखें तो करंट इस प्रकार से आ रही है बाहर की तरफ, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है बाहर पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे भाई इस पॉइंट के कितने डिस्टेंस, डी पर डिस्टेंस, डी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर हमें चर्चा करनी है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें चर्चा करनी है। क्या करेंगे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि यहाँ पर आप क्या लो, एक एम्पियरन लूप लो, डायरेक्शन इस प्रकार से ले लेते हैं ताकि जो अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें कुछ इस प्रकार से, और करंट की डायरेक्शन में इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है जी, इस प्रकार से हम बोल लेते हैं, ये हो गया, ये बी वेक्टर डॉट डी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो करंट जो है इस प्रकार से है, इस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर जो करंट है, इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसके कारण, इस करंट के कारण, जो वो करंट जो सरफेस के ऊपर फ्लो हो रही है,
सरफेस से फ्लो हो रही है, उस करंट के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर इनवर्ड आएगी, अंदर की तरफ आएगी। देखो हमने ये रूल कर चुके हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में आप जो अपने अंगूठे पर रखो और अपनी अंगुलियों को क्या कर लो, कर्ल करो, तो अंगुलियां जिस डायरेक्शन में आती हैं, देखो इस प्रकार अंदर जा रही हैं तो अंदर जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो यदि हम टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, देखो इस प्रकार से अंदर की तरफ बी वेक्टर, और डीएल वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, डीएल वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, डीएल वेक्टर। टॉप से देखेंगे तो किस प्रकार से व्यू दिखेगा, देखो टॉप से देखेंगे तो, टॉप से यदि हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से आएगा, बी वेक्टर भी इसी तरफ आएगा अपने पास और डीएल वेक्टर भी इसी तरफ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये वही केस हो गया जिस प्रकार से हमने वायर के लिए किया था। तो हम देखो यहाँ पर बी वेक्टर जो है और पैरेलल है डीएल वेक्टर के, यानी थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम बात करें बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, बी डी एल हो गया cos 0 1 हो गया, यानी म्यू नॉट आई। टोटल करंट कितनी है इस लूप के अंदर, टोटल करंट कितनी आई है, टोटल करंट कितनी है, आई है टोटल करंट, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है इस पूरे लूप के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ जाएगा, डीएल डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई डी, इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई डी, और ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। तो ये तो वही आ गया केस, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जो अभी अभी हमने किया, ठीक है, ये हमने कर चुके हैं अभी। अब यदि हम इसके सरफेस के ऊपर चेक करें, ये तो कब था, जब ये जो डिस्टेंस डी, यहाँ पर जो डी थी, ये जो केस कब था, बाहर एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। सरफेस के ऊपर चर्चा करें तो इसके पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, मान लो इसकी सरफेस पर आ जाए, तो जो डी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सिंपल, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हम बोल लेते हैं कैपिटल आर है इसकी रेडियस, तो ये जो डी है उसकी जगह क्या जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, बाकी वो का वही आ जाएगा। देखो यदि हम चर्चा करें एट सरफेस की चर्चा करें, एट सरफेस की हम चर्चा करें तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ये वायर था, ये क्या थी, करंट थी, ये करंट थी अपने पास, करंट आई थी, और इसकी सरफेस यानी इसी के पॉइंट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर यदि हम बात करें तो देखो ये लूप भी यही बनेगा, एम्पियरन लूप जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, एम्पियरन लूप यहाँ पर। तो थीटा तो अगेन भी कितना हो जाएगा 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि बी वेक्टर अलोंग है डीएल वेक्टर के, यदि देखो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर भी इसी तरफ होगा, क्योंकि हमने जो लूप की डायरेक्शन वो इसी तरफ ली है सेम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ सिंपल कुछ नहीं होगा, बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की जगह 2 पाई आर आ जाएगा। ये हो गया एट सरफेस आ गया। अब चर्चा कर लेते हैं इनसाइड पॉइंट की हम चर्चा करें, देखो इनसाइड पॉइंट की हम चर्चा करें मतलब अंदर, तो अंदर की हम चर्चा करें तो देखो क्या होगा, टॉप व्यू देखें, ये करंट है अपने पास सरफेस के ऊपर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये करंट है अपने पास सरफेस के ऊपर फ्लो हो रही है, आई करंट है। अब की बार हम चर्चा कर रहे हैं इनसाइड के कोई पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो अब की बार जो चर्चा है अपने पास यहाँ होगी कि अब की बार जो डिस्टेंस डी है वो अंदर है, अंदर का कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो चर्चा करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है वहां पर सिंपल क्या करते हैं, एम्पियर्स लूप लगाते हैं, यानी एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्शन इस प्रकार से ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर
यदि यहाँ पर मैं लो लगाऊं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नोट आई इन, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन यदि मान लो कि इसके अलोंग हुआ तो एंगल कितना हो जाए 0। चलो ठीक है, बी वेक्टर डीएल हम ले रहे हैं एक बार कोस थीटा म्यू नोट, हम ये मान रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है जी, हम बोल रहे हैं कि भाई बी वेक्टर है, डीएल वेक्टर बीसी अलोंग हो जाएगा, यानी बी डीएल कोस थीटा हमने बोल दिया, थीटा में नहीं पता मान लेते हैं, ठीक है, बी वेक्टर क्या पता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो पता था, यहाँ पर तो पता था कि जो करंट जो है, ठीक है, करंट जिस वायर में करंट फ्लो हो रही है उसके अलोंग यदि हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो तो डीएल वेक्टर के अलोंग आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन साइड में कोई पॉइंट है, इन साइड में पॉइंट है यहाँ पर, देखो यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कि ये पॉइंट है अंदर, और अंदर हम अब की बार क्या ले रहे हैं, एम्पियरन लूप ले रहे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस लूप के अंदर देखो आई इन कितना होगा, क्या इन साइड में कोई करंट फ्लो हो रही है क्या, अंदर की कोई करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इन साइड करंट कितनी है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी अपने पास आया बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू हुआ 0। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई में तीनों, मतलब बी भी 0 हो सकता है, या डीएल या कोस थीटा, हमें पता है या डीएल भी 0 नहीं है, कोस थीटा भी 0 नहीं है, इसका मतलब फिर क्या है, बी 0 है, बी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ इनसाइड पॉइंट के अंदर, होलो सिलेंडर में इनसाइड पॉइंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, बाहर के कोई पॉइंट के ऊपर होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी, और सरफेस पर कितना होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, डी की जगह अपने पास आर पुट कर दिया, यहाँ पर डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया, डिस्टेंस अपने पास ये आ गई, ये अपने पास हुआ होलो सिलेंडर के लिए। अब हम चर्चा करते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है, चलिए सॉलिड सिलेंडर के लिए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा वो देखो, सॉलिड सिलेंडर के लिए हम कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो क्या होगा सॉलिड सिलेंडर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड तीसरा पॉइंट अपने पास है, ठीक है, वो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू ए सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर हम मान लेते हैं भाई, ठीक है, मान लेते हैं सॉलिड सिलेंडर, देखो कैसे मानेंगे, मानना क्या है, देखो एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये हमने बोला कि एक सिलेंडर है जी, सॉलिड सिलेंडर है, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, सॉलिड के अंदर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसका टॉप व्यू कैसा होगा, इसका टॉप व्यू हम कैसे बताएंगे वो देखो, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मतलब सरफेस के साथ अलावा कौन कौन सी करंट फ्लो होगी, क्या अंदर भी फ्लो होगी करंट, बिल्कुल, तो हम बात करें कि अंदर भी अब की बार क्या है, करंट है, और टोटल करंट हम मान के चल रहे हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई अलग अलग है, नहीं, करंट क्या है, इस प्रकार टोटल जो करंट मिलाकर हम बोलें वो कितनी आई करंट है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसके बाहर भी कैलकुलेट करना है, सरफेस पर भी और इनसाइड भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे हम कैसे करते हैं,
इसका टॉप व्यू देख लेते हैं। टॉप व्यू हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लगेगा। हमारे पास क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस हम वापस से अगेन क्या ले लेते हैं, आर, कैपिटल आर ले लेते हैं। इसका पॉइंट सेंटर पॉइंट ये है और इसके यहाँ से अपने वो डी डिस्टेंस पर हमें बाहर भी कैलकुलेट करनी है, सरफेस पर भी कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है, और अंदर भी। अगर बुक्स में हम जाएं तो बुक्स में अपने पास स्मॉल आर लिखा रहता है, तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इक्वल टू आर और आर लेस देन आर ऐसे लिखा होता है, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू हम देखें, ठीक है, यदि हम इसका फ्रंट व्यू हम देखें, देखो क्या होगा अपने पास। फ्रंट व्यू हम देखें तो टॉप व्यू हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये तो अपने पास हो गया सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, मसाला भरा हुआ है, करंट है, ठीक है। तो बाहर की तरफ आएंगे अपने पास करंट कुछ इस प्रकार से आएंगे ऐसे, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट्स पर यूनिट एरिया, यानी हमने बताया था जे हमने बताया था करंट्स पर यूनिट एरिया। तो करंट्स पर यूनिट एरिया जो है, टोटल करंट तो कितनी आई है, ठीक है, टोटल करंट तो कितनी आई है, और एरिया कितना अपने पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये अपने पास के लिए करंट डेंसिटी डिफाइन होगी, यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है, यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट हमने बोल दिया, ये हो गया। हमें कैलकुलेट करना है यहां से किसी बाहरी पॉइंट आर, पॉइंट पी के ऊपर, सरफेस के पॉइंट पर। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, यानी आउटसाइड, यानी आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्किट लॉ, जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है उस पर आप क्या लो, एक एम्पियर लूप लो, और उस एम्पियर लूप की हम डायरेक्शन किस तरफ लेते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इस प्रकार से ले एरो, तो थंब जो है क्या पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में दिखाएगा इस प्रकार से, ठीक है, पॉजिटिव करंट की दिखा रहा है इस प्रकार से। यदि हम बात करें, यदि हम यहां से लें ऐसे, तो ये तो टॉप व्यू हो गया। और यदि फ्रंट व्यू हम देखें तो देखो अपनी अंगुलियों को किस तरफ घुमाएंगे हम, जिस डायरेक्शन में हमने अपनी पाथ लिया, डीएल वेक्टर लिया है, बी वेक्टर डॉट डीएल, यानी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में, या अपने पास जिस डायरेक्शन में हमने लूप लिया है उस डायरेक्शन में अपनी अंगुलियों को रखेंगे। जो थंब है वो किसको दिखाएगा, पॉजिटिव करंट को दिखाएगा। यहाँ पर भी देखो इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने लिया और थंब जो है वो पॉजिटिव करंट को दिखा रहा है, सिंपल। ये अपने पास टोटल करंट आई। तो हम क्या करेंगे, हम यूज में लेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, और एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो होगा वो होगा म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट प्रेजेंट इन दैट लूप आई इन। तो यदि हम बात करें यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, प्लेन के बाहर है, आउटवर्ड है। तो यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड हम चर्चा करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा पी वेक्टर, और लाइन इंटीग्रल भी हम इसी तरफ ले रहे हैं, इसी ये डायरेक्शन लाइन इंटीग्रल की भी यही है, तो डीएल वेक्टर भी क्या होगा, यही होगा। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, यानी बी वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा डीएल वेक्टर के, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो बी डीएल कोस 0, कोस 0 डिग्री 1 म्यू नॉट, टोटल करंट कितनी है, आई है। इस बाहरी इस लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है, फ्लो कितनी हो रही है, आई हो रही है। बाहरी लूप में कितनी टोटल कितनी है करंट, उस लूप के अंदर आई करंट है, यानी म्यू नॉट का आई, म्यू नॉट आई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है डीएल, डीएल डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो सेम ही आ रहा है, देखो ये आप चाहे सॉलिड लो, होलो लो, या सिंपल वायर लो, बाहरी पॉइंट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है जो फिक्स है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं किसके लिए, दूसरा जो पॉइंट अपने पास है आर इज इक्वल टू वाई, यानी सरफेस के लिए। सरफेस की हम चर्चा करें तो देखो क्या होगा, सरफेस की बात करें, सिंपल सरफेस पर हम चर्चा करें तो क्या होगा, देखो सरफेस लो भाई, हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है, यानी ये सिंपल
ये करंट आई है सर अपने पास। अब की बार पॉइंट P जो है वो कहाँ है, इसकी सरफेस पर, यानी R इक्वल टू कैपिटल R हो गया, और हम लूप भी इसी फैशन में ले रखे हैं हमने। तो यहाँ पर थीटा अगेन कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा अगेन 0 डिग्री हो गया, और स्मॉल r कितना हो कैपिटल R हो गया, और टोटल करंट कितनी प्रेजेंट है आई इन इक्वल टू आई है। इस लूप में भी टोटल करंट कितनी है आई है, बिल्कुल। तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, स्मॉल r की जगह हम क्या लिख दें कैपिटल R, सरफेस के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r है। ये क्या है, ये वेरी कर रहा है देखो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये कांस्टेंट है सरफेस पर। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये तो सब बराबर ही आ रहा है, सॉलिड के लिए भी सेम आया, होलो के लिए भी सेम आया, लेकिन r लेस देन r की हम चर्चा करें, यानी इन साइड की हम चर्चा करें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। इन साइड के लिए, इन साइड की हम चर्चा करें, देखो अंदर की इन साइड पॉइंट की हम चर्चा करें तो देखो क्या होगा। अंदर चल रहे हैं हम, ठीक है, चलो भाई अंदर चलो। ये अपने पास क्या था, क्रॉस सेक्शनल व्यू था, फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था, जो भी हम बोले। यहाँ पर देखो ये टॉप व्यू देख रहे हैं, समझ रहे हो, इसका सिलेंडर ऐसे रखा है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ ऐसे, लेकिन यदि हम ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि करंट मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसको हम टॉप व्यू बोले। यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ से देखें तो हम फ्रंट व्यू देखें, तो इस प्रकार से आ रही है करंट बाहर की तरफ। ये करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रही है करंट ये। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जे हमने डिफाइन कर रखा है, जे इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमें अंदर चलना है, यानी किसी पॉइंट P, ये पॉइंट P अंदर है, यानी स्मॉल r हमने ले लिया अंदर। इस पॉइंट P के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो अब की बार जो एम्पियर लूप लेंगे इस P के ऊपर हम लेंगे सिमेट्रिक फॉर्म में लेते हुए, ठीक है। बाकी आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसा जरूर नहीं है कि एम्पियर लूप हम सर्कुलर ही लें, लेकिन इजी हो जाएगा क्योंकि रेडियस क्या होगी फिक्स रहेगी। तो हमने डायरेक्शन ये ली इस लूप की। अगेन देखो इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आएगी अलोंग दी डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर भी इसी तरफ है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर जो करंट्स है उनका प्लस इन जो करंट्स है उनका दोनों का मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी। बट हमें जब कैलकुलेट करना मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टोटल करंट लेंगे वो अंदर वाले लेंगे। अब यहां पर आएगा देखो मजा, जैसा कि हमने बताया था कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई इन। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम ही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हम अपने अंगूठा घुमाएं, अंगूठा रखें, तो जो अपनी अंगुलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अलोंग दी डीएल वेक्टर आ रही है, अलोंग दी अपने पास टेंजेंट आ रही है इस सर्कल के, तो ये हो गया, ठीक है जी। अब हम बात करें, देखो बी डी एल कोस जीरो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी बी डी एल आ जाएगा, यानी म्यू नॉट आई इन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के ऊपर कांस्टेंट रहेगा, यानी बी आ जाएगा। डीएल 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 कितना हो जाएगा 2 पाई अपने पास आर हो जाएगा। अब देखो टोटल करंट कितनी है, यहां पर देखो टोटल करंट आई नहीं है यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखो इस सरफेस के लिए हमने लिया जब एम्पियर लूप तो भी टोटल करंट आई थी, बाहर लिया पॉइंट P तब भी करंट आई थी, लेकिन जब अंदर एम्पियर लूप ले रहे हो तो करंट आई न होकर कम आएगी करंट, लेकिन वो कितना आएगी, यूनिट लेंथ में कितना है करंट, यूनिट लेंथ में J है, यूनिट लेंथ में कितना है J है। हम बात करें सिंस यूनिट लेंथ करंट कितनी है, यूनिट लेंथ में जो करंट है वो कितनी है J है। यूनिट ले अपने पास यूनिट एरिया में, सॉरी यूनिट एरिया, यूनिट एरिया यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर एरिया है ना, यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया में जो करंट डेंसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट, ठीक है। यदि हम बात करें इसकी
एग्जैक्ट फॉर्म की तो हम बोले डी आई जो होता है वो होता है जे वेक्टर डॉट डी ए, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे वेक्टर डॉट डी ए। तो डी आई इक्वल टू होता है जे डी ए कोस थीटा, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम थीटा जो है वो 0 डिग्री हम लेंगे, क्योंकि ये क्या है, जे वेक्टर और डी ए वेक्टर, जे वेक्टर मतलब जे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में। जे वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन जब बाहर की तरफ आ रही है और ये जो एरिया है, सर्कुलर जो एरिया है, इस एरिया की भी बाहर है, तो थीटा कितना 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी ए इक्वल टू जेड डी ए, यानी जे इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यूनिट एरिया में करंट कितनी है, जे है। हमें कौन सा एरिया चाहिए, हमें तो इस एरिया की बात करनी है भाई, ठीक है। तो इस एरिया में करंट कितनी, आई इन, वो कितनी हो जाएगी, जे इंटू एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगी करंट। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट, ठीक है, जे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ने। तो म्यू नोट यहाँ पर देखो आई की जगह आ जाएगा जे पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी आर से आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो जाएगा म्यू नोट जे, ठीक है, और पाई आर हो जाएगा, ठीक है, डीएल हो गया 2 पाई आर हो गया, और आई इन जे इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया पाई से पाई कैंसिल, म्यू नोट जे आर बाई 2, ये आ गया, ठीक है, म्यू नोट जे आर अपॉन 2, ये आ गया। तो यहां से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, यहां से इंपॉर्टेंट जो रूल निकल के आ रहा है वो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्मॉल आर के। जे तो कांस्टेंट है, जे यूनिफॉर्म मान रहे हैं, जे वेरिएबल नहीं है, जे हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हम लेके चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाहरी पॉइंट्स के लिए हम चर्चा करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, हाइपरबोलिक फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो बी क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, बी क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ये तीन हमारे पास मिलके, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाओ। यदि हम ग्राफ बनाएं, देखो यदि हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ हम बात कर लेते हैं, 0 हो गया, ये हम बात कर लेते हैं आर इक्वल टू आर, ये आर लेस देन आर की हम चर्चा कर लेते हैं, ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यदि हम बात करें आर लेस देन आर के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, बी सरफेस के ऊपर म्यू नोट आई अपॉन 2r, कितना है यहाँ पर, म्यू नोट आई अपॉन 2r है, 2 पाई आर। और बाहर जो हाइपरबोलिक फॉर्म में है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आया था सॉलिड के लिए, ये किसके लिए आया था, ये आया था सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। लेकिन होलो सिलेंडर के लिए यहाँ पर कितना था, इन साइड में आउट, इन साइड में कितना था, होलो सिलेंडर के लिए 0 था, होलो सिलेंडर के लिए 0 था। तो और ये सब पैटर्न सेम था, उसके लिए ग्राफ कितना कैसा आ जाएगा, देखो उसके लिए हमने बनाया नहीं, उसके लिए ग्राफ क्या आएगा, देखो हम बात करें किसके लिए, हम बात करें देखो होलो सिलेंडर के लिए, आर इज इक्वल टू 0 हो गया, ये आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया, ये आर अपने पास ग्रेटर देन, ठीक है, ये आर ग्रेटर देन आर हो गया, ये आर लेस देन आर हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। इन साइड में कितना 0 था, इन साइड में कितना था जी, इन साइड में 0 था, ये इन साइड में 0 था, लेकिन जैसे ही आर इज इक्वल टू आ रहा तो वहां पर कुछ था वैल्यू, जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर थी, सेम था। बाहर क्या था, हाइपरबोलिक फॉर्म में था, तो ये आ जाएगा होलो सिलेंडर के लिए, होलो करंट कैरिंग सिलेंडर, सिलेंडर
ठीक है, ये होलो करंट कैरिंग सिलेंडर के लिए था। तो ये तो होलो के लिए था, ये सॉलिड के लिए था। ये इतनी पास अपने पास ये हुआ। इतनी बात यदि आपको समझ में आए तो बोलो हाँ। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास हुआ जो एम्पियर सर्किट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एप्लीकेशन अभी एक ही पोर्शन कंप्लीट हुआ है इसका। एप्लीकेशन एक तो हमने वायर के लिए और सिलेंडर के लिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस बते बहुत अच्छे अच्छे जेई के क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, वो करेंगे लास्ट में, क्योंकि पहले हम बोर्ड के कर रहे हैं। बोर्ड को लेकर के अपने पास ये जो सिलेबस हम कर रहे हैं वो बोर्ड को डिजाइन करके कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बोर्ड को रेफरेंस मानकर कर रहे हैं। फिर हम चर्चा करेंगे, जैसे ही अपने पास बोर्ड का पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो जेई की है, नीट के क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास कंप्लीट हुआ। फिर हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस और भी हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीट के कारण। ठीक है, सीट आएगी, कोई सीट है इनफाइनाइट, उसमें करंट फ्लो हो रही है उस सीट में, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो वहाँ पर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फिर हम चर्चा करेंगे सोलिनोइड के कारण। सोलिनोइड जैसे हमने बायोट सावर्ट लॉ यूज किया था सोलिनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, लेकिन जब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे वो बहुत इजी हो जाएगा, इजी सोल्व हो जाएगा। फिर हम बताएंगे टोरॉइड को, और फिर हम आगे और फर्दर एप्लीकेशंस लेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी तक यही हुआ, और फिर हम बाद में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।